श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मेरा सवाल सीधा अमेरिका की भूमिका से जुड़ा हुआ है। हमारे दर्शकों को जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो विश्लेषण के नज़रिए से तो हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जब हम देखते हैं जो हाल फिलहाल के एग्रेशन जिसका मैंने जिक्र भी किया कि वो शुरू होती है नैन्सी पेलोसी के उस दौरे से जिस पे चीन ने बड़ा, हम ऐतराज़ क्या कहें, वो एक तरह की धमकी ही थी और उस दौरान भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ चीन की ओर से की गई जिसके बारे में कई रिपोर्ट्स आई। इस भूमिका ने क्या ड्रैगन को ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है, इस तरह की घेराबंदी ने ज्यादा बना दिया है, या ये चीन की वक्त वक्त पर की जाने वाली एक तरह की प्रैक्टिस है जिसके जरिए वो रिएक्शंस भी जानना चाह रहा है पूरी दुनिया के? थैंक यू प्रशांत जी। आई थिंक मैं शुरू करूंगी इसको चार पहलू से। आई थिंक अगर हमें अमेरिकन पर्सपेक्टिव को समझना है तो पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी चाइनीज स्टैंड पॉइंट से। एंड अगर आप चाइनीज स्टैंड पॉइंट को देख रहे हैं तो आपने एक बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल किया था अपने प्रोग्राम की शुरुआत पे, उस शब्द था परसेप्शन। एंड ये परसेप्शन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और अगर हम वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तो चाइनीज ग्रैंड स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जोंगी का। ये जोंगी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? जोंगी का कॉन्सेप्ट का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को जब हम अनपैक करते हैं उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड वर्किंग विद मीडिया एक बहुत अहम एलिमेंट है। अब मैं ये वर्ड जोंगी और ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? आपने बहुत सही कहा कि हर देश जो है वो एक तरह के सिग्नल करता है। तो अगर हम देखें दोनों अहम दो पॉइंट्स जो आप बोल रहे हैं, नैन्सी पेलोसी की विजिट और इस वक्त जो ताइवान के प्रेसिडेंट है वो केविन मैकार्थी से मिले ना, इसके तुरंत बाद ये जो है ये बिल्डअप हुआ। ये बिल्डअप एक पर्टिकुलर तरीके का सिग्निफिकेशन है, ये एक बिल्डअप एक पर्टिकुलर तरीके का सिग्नलिंग है कि अमेरिकन एग्रेशन या अमेरिकन इंटरफेरेंस को ताइवान के प्रति चाइना कैसे काउंटर करेगा। एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है चाइनीज ग्रैंड स्ट्रैटेजी में। तो जब हम अमेरिका का स्टैंड पॉइंट अगर इसमें देखें उसमें भी बहुत हद तक बदलाव हुआ है। अमेरिका जो है काफी समय तक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी मेंटेन करता था ताइवान के प्रति। बट अगर आप लास्ट ईयर जो बाइडेन का इंटरव्यू देखें, जब जो बाइडेन से पूछा गया अगर ताइवान में एग्रेशन होता है क्या अमेरिका जो है ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा, एंड ही वाज वेरी असर्टिव टू से कि डेफिनेटली जो है अमेरिकन कमिटमेंट्स है ताइवान के प्रति और अमेरिका जो है ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर हम अमेरिकन स्टैंड पॉइंट से आए तो अमेरिका के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड नेशन है का हिस्सा है और अगर आप फर्स्ट आइलैंड नेशन में देखें तो साउथ चाइना सी का जो लिंकेज हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए ताइवान का न्यूट्रल रहना या बफर स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक सिनारियो ये आता है कि चाइनीज कंट्रोल ताइवान पे होता है तो अमेरिकन बेसिस जो है जैसे ग्वाम या हवाई उस पे खतरा पैदा होता है। तो अमेरिका तो बहुत वॉचफुली देख रहा है। इसका दूसरा एक और अहम पहलू मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। अगर आप देखेंगे ताइवान के प्रेसिडेंट के लिए ये हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल को यूएस सॉइल मिलने का ये पहला वाक्य है। तो आई थिंक 1970s के बाद इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। तो ताइवान के प्रति भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंज मतलब हम देख सकते हैं डिपार्चर पॉइंट जो हुआ है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के प्रति। इसका एक और पहलू है, जब हम सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं तो सिग्नलिंग सिर्फ ग्रेट पावर्स के बीच में नहीं है, सिग्नलिंग चाइना की ताइवान के प्रति भी है। ताइवान डोमेस्टिकली इलेक्शंस मोड में जा रहा है तो चाइना जो है एक सिग्नल वहां की जनरल पब्लिक को भी देना चाहता है कि वो डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी को ना वोट करे, अगर करेंगे तो वॉर की पॉसिबिलिटी है उसकी। और ऑब्वियसली उसका जो झुकाव है वो केएमटी के प्रति है। सो एक सिग्नलिंग वहां पर भी है। एंड एक अहम पहलू जो मैं उससे एंड करना चाहूंगी, जब ये एंटायर जो एक्टिविटी हुई है, ये जो फेस ऑफ हुआ है, इसका एनिमेशन जो है सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, वी चैट पे पोस्ट किया गया है। तो आई थिंक आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जब हम चाइनीज सिग्नलिंग की बात करें तो हम सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की नहीं बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं, परसेप्शन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या स्थिति रहेगी, क्या स्टैंड रह सकता है?
बहुत बड़े रिएक्शन की तो उम्मीद कम ही है। बहुत ही अहम सवाल प्रशांत जी। और अगर हम भारत का व्यू देखें ताइवान के प्रति, तो भारत की एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी है ताइवान के साथ, और एक एक रिलेशनशिप रहा है। अगर आप देखें 1942 में अगर आप देखें तो एक बहुत अहम विजिट हुई थी क्युमिंतांग की, जब वो नेहरू और गांधी से मिले थे। तो भारत का एक हिस्टोरिकल लेगेसी है। दूसरा चीज, ताइवान जो है भारत के फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें ताइवान जो है एक सेमी कंडक्टर लीडर है, तो अभी उसका इन्वेस्टमेंट होना था इन टर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी जो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। बट अहम सवाल यहाँ पर है जिसपे मैं थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगी, वो ये है कि भारत की जो स्लाइट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, अगर हम उस एक्ट ईस्ट के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो ताइवान जो है बहुत ही अहम है स्ट्रेटेजिकली। तो अगर हम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखें और ताइवान की साउथ बाउंड पॉलिसी देखें, तो उन दोनों में बहुत सिनर्जी है। तो भारत जो है बहुत वॉचफुली रिएक्ट करेगा, बहुत वॉचफुली देखेगा चाइनीज मूव्स को। और बहुत ही सही कहा गया है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में आई है जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे होम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो ईस्टर्न रीजन है वो भारत के लिए बहुत अहम। तो हमें एंड इसका दूसरा एक और पहलू में 2 मिनट के लिए ले जाना चाहूंगी। भारत चाहेगा कि साउथ चाइना सी में फ्री मूवमेंट हो, और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत इस संदर्भ में बहुत क्लोजली वर्क कर रहा है अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो। तो भारत के लिए इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, कल्चरल स्टैंड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, हर पहलू से ताइवान इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया वुड बी वेरी वॉचफुल ऑफ एनी चाइनीज मूव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ताइवान।